नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे यूपी लेखपाल की परीक्षा के लिए आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट डिजास्टर के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक नज़र में आपदा प्रबंधन, जिसमें हम देखेंगे रिकवरी, समन, प्रतिक्रिया और तैयारी। चलिए देखते हैं। आपदा निवारण मूल सिद्धांत। आपदा निवारण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक या मानव निर्मित खतरों को आपदा में से बदलने में पूरी तरह रोकना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपदा के बाद पुनर्निर्माण से पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए कौन सा सिद्धांत जोर देता है? तो वह बिल्ड बैक बेटर सिद्धांत। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, जोखिम का निर्माण किन दो तत्वों से मिलकर होता है? तो एक होता है खतरा और होता है सुमेधता। ठीक है, जिसे वनरेबिलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपदा पूर्व तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है जो जान माल का नुकसान कम करता है? तो वह पूर्व चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, समुदाय और संस्थानों को आपदाओं से निपटने के लिए पहले से प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है? तो वह क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग। फिर बांध, तटबांध और भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण कैसा समन है? ये एक तरह का संरचनात्मक समन है, स्ट्रक्चर्ड मिटिगेशन बोलते हैं जिसे हम इंग्लिश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति, कानून, जन जागरूकता और बीमा किस प्रकार के समन में आते हैं? ये गैर संरचनात्मक समन में आते हैं, नॉन स्ट्रक्चर्ड मिटिगेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठिन वाले, जो कि पूछे जा सकते हैं यूपी लेखपाल में। चलिए देखते हैं आगे। स्वर्णिम घंटे, गोल्डन आवर। आपदा के दौरान त्वरित बचाव का वह शुरुआती समय क्या कहलाता है जिसे सर्वाधिक जानें बचती हैं? तो वो होता है गोल्डन आवर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपदा की स्थिति में सबसे पहले प्रतिक्रिया, फर्स्ट रेस्पॉन्ड कौन देता है? तो होता है प्रभावित स्थानीय समुदाय। जो स्थानीय समुदाय, जो आसपास के लोग होते हैं, पड़ोसी, वो जो है सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा भूकंप के प्रति संवेदनशील है? तो 58.6%। मध्यम से उच्च तीव्रता वाला हिस्सा है ये। ठीक है, भारत का कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र चक्रवात और सुनामी के प्रति संवेदनशील है? तो 8% तटीय क्षेत्र है ना, जो समुद्री इलाका है, वो चक्रवात और सुनामी के प्रति संवेदनशील है। और क्वेश्चन नंबर 12, भारत का लगभग कितना कृषि योग्य खेत क्षेत्र सूखे के प्रति संवेदनशील है? तो वो है 58% क्षेत्र जो कि सूखे क्षेत्र के प्रति संवेदनशील है। भारत में समग्र आपदा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? वो है गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, जो कि वर्तमान में जिसके मंत्री कौन है? वो है हमारे अमित शाह। ठीक है, अमित शाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री, ये देखो आ गया क्वेश्चन, अमित शाह है। फ्रेमवर्क, विशिष्ट आपदाओं के लिए नोडल मंत्रालय। तो सूखे के लिए कौन है नोडल मंत्रालय? तो सूखे के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। विमान दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय। रेल दुर्घटना के लिए रेल मंत्रालय। जैविक, रासायनिक, रेडियोलॉजिकल आपदाओं के लिए गृह मंत्रालय। और समग्र आपदा प्रबंधन के लिए वो भी हमारा गृह मंत्रालय जिम्मेदार होता है। चलिए आगे देखते हैं। चेतावनी प्रणाली अधिनियम की पृष्ठभूमि। तो भारत में मौसम संबंधी आपदाओं और चक्रवातों की चेतावनी जारी करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो वो होती है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की, आईएमडी की। भारत में सुनामी की पूर्व चेतावनी के लिए कौन सा केंद्र उत्तरदायी है? तो वो है INCOIS, जिसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। भारत में आपदा प्रबंधन का संस्थागत ढांचा कितने स्तर है? तो ये है हमारा त्रिस्तरीय ढांचा, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम, डीएम एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पारित और लागू किया गया? तो 23 दिसंबर 2005 को पारित और लागू किया गया। ठीक है, यह अधिनियम मुख्य रूप से किस बड़ी विनाशकारी घटना के बाद लाया गया? तो 2004 में हिंद महासागर में बहुत बड़ी सुनामी आई थी, उसके बाद 23 दिसंबर 2005 को इस एक्ट को लाया गया। अगला देखते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो इसमें 11 अध्याय और 79 धाराएं हैं। ठीक है, डीएम एक्ट 2005 की किस धारा में आपदा शब्द को कानूनी रूप से परिभाषित किया था? आपदा शब्द किस में? धारा 2D में आपदा शब्द को परिभाषित किया गया है। चलिए देखते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कानूनी धाराएं। तो अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का गठन किस धारा में किया गया है? तो धारा 76 में क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का गठन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमसी का गठन किस धारा के तहत होता है? तो धारा 3 के अंतर्गत होता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एसडीएमए का गठन
धारा 14 के अंतर्गत है, और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन धारा 25 के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूठी चेतावनी अफवाह फैलाने वालों को क्या सजा का प्रावधान है? अगर कोई झूठी चेतावनी अफवाह फैलाता है तो धारा 14 के तहत उसको सजा का प्रावधान है। झूठी अफवाह फैलाने पर अधिनियम में कितनी सजा का प्रावधान है? तो 1 वर्ष तक की सजा या जुर्माना सुनाया जा सकता है अगर कोई झूठी अफवाह फैलाता है। कर्तव्य की उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन पर क्या प्रावधान है? तो जुर्माने और कारावास का कड़ा प्रावधान है। ठीक है, डीएम एक्ट 2005 के तहत किन दो संस्थाओं को वैधानिक दर्जा दिया गया है? एक है एनआईडीएम और एक है एनडीआरएफ। ठीक है, इन दोनों को वैधानिक दर्जा प्रदान है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेमवर्क आपदा प्रबंधन का त्रिस्तरीय ढांचा। कैसा ढांचा? त्रिस्तरीय। नेशनल लेवल पर कौन है? एनडीए में, जिसमें पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। राज्य स्तर पर एसडीएम है, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर है जिला स्तर पर डीडीएम है, जिसके डीएम होते हैं जिला अध्यक्ष। ठीक है, जिला अधिकारी। चलिए और देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर एनडीएमसी की संरचना, उसके कार्य देख लेते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च नीति निर्माण संस्था कौन सी है? तो वह है एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। एनडीएमए के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो 9 सदस्य होते हैं प्लस एक अध्यक्ष। ठीक है, मतलब टोटल 10 सदस्य। चलिए आगे देखते हैं। एनडीएमए के उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन का दर्जा किसके समक्ष होता है? तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। ठीक है, उपाध्यक्ष का दर्जा। एनडीएमए के अन्य सदस्यों का दर्जा जो है राज्य मंत्रियों के समक्ष होता है, जो अन्य सदस्य होते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या एनडीएमए सीधे तौर पर कोई राहत अभियान चलाता है? नहीं, यह एक समन्वयकारी कोऑर्डिनेटिंग संस्था है। ठीक है, एक तरह का समन्वय करता है, कोऑर्डिनेट करता है, सभी को संचालन का कार्य करता है, सीधे कोई राहत अभियान नहीं चलाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई समन योजनाओं की मंजूरी कौन देता है? तो होता है एनडीएमए द्वारा दी जाती है। राष्ट्रीय आपदा समन कोष, जो कि एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है, जिसकी सिफारिश कौन करता है? वो करता है एनडीएमए। एनडीएमए का मुख्यालय कहाँ है? तो वह सफदरगंज एन्क्लेव नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम एनडीएमए की योजनाएं और एसडीएमए का गठन। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना पहली बार कब जारी की गई? तो वह वर्ष 2016 में। ये कौन सी है? एनडीएमए। एनडीएमए किस अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अनुरूप बनाई गई? तो वो है सेंडाई फ्रेमवर्क। तो ये सेंडाई फ्रेमवर्क हुआ था, इसी के आधार पर एनडीएमए की अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क वो बनाई गई रूपरेखा। ठीक है, चलिए। प्रत्येक राज्य में एसडीएमए का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो संबंधित राज्य सरकार द्वारा। एसडीएमए के मुख्यमंत्री के अलावा एकदम कितने सदस्य होते हैं? अभी पढ़ा था हमने, 9 सदस्य होते हैं, एक मुख्यमंत्री होता है। नियुक्ति इनकी सदस्य की कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। केंद्र शासित प्रदेशों यूटी में एसडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? तो उसमें होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक उपराज्यपाल। एसडीएमए की प्रशासनिक सहायता कौन सी समिति करती है? तो होती है राज्य कार्यकारी समिति, एसईसी। राज्य कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन होता है? होते हैं राज्य के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य जिला प्रबंधन बल का उदय। तो राज्य की आपदा नीति और योजना को मंजूरी देने का अधिकार किसके पास होता है? तो होता है एसडीएमए के पास। ठीक है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास। अगला क्वेश्चन। राज्य के भिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना किसका कार्य है? तो वो एसडीएमए का कार्य है। जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा अनुमोदन कौन करता है? एसडीएमए करता है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, ठीक है, के दिशा निर्देश कौन देता है? तो एसडीएमए और राज्य कार्यकारी समिति के द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीडीएमए जिला प्राधिकरण का सह अध्यक्ष कौन होता है? तो स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि, जैसे कि जिला पंचायत अध्यक्ष या महापौर जो होते हैं नगर पालिकाओं में, ठीक है, वो होते हैं जिसके सह अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का गठन किस धारा के तहत हुआ? तो वह धारा 44 के तहत। ठीक है, एनडीआरएफ का गठन हुआ। फिर चलो 50 क्वेश्चन हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अगले क्वेश्चन 51 पढ़ते हैं। एनडीआरएफ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 2006 में की गई। ठीक है, एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई? 2006 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वरित प्रतिक्रिया एनडीआरएफ। स्थापना के समय एनडीआरएफ कितनी बटालियन थी? तो स्थापना के समय 8 बटालियन थी। अब वर्तमान में कितनी बटालियन है? वर्तमान में 16 बटालियन, मतलब दोगुनी हो गई।
एनडीआरएफ का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एनडीआरएफ किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है? तो वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है एनडीआरएफ। ठीक है। एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन होते हैं, किस स्तर के अधिकारी? तो वो भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, आईपीएस लेवल के। ठीक है। अब देखते हैं विश्व का एकमात्र समर्पित बल जो विशेष रूप से केवल आपदा प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित है, वो है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ के जवान कहाँ से प्रतिनिधि पर लाए जाते हैं, प्रतिनियुक्ति पर? वो है केंद्रीय सशस्त्र बलों जैसे कि सीएपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इन्हीं में से चुने जाते हैं एनडीआरएफ के जो जवान होते हैं। ठीक है। एनडीआरएफ की विशेषता और एसडीआरएफ की शुरुआत। तो प्रत्येक एनडीआरएफ की बटालियन में कितने कर्मी होते हैं? 1149 कर्मी होते हैं, याद रखना इम्पोर्टेंट। एनडीआरएफ को मुख्य रूप से किन विशेष आपदाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाता है? तो वह रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपदाओं के लिए। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एनडीआरएफ की पहली महिला टीम जो 2021 में कहाँ तैनात की गई? तो यूपी के गढ़मुक्तेश्वर जो कि गंगा नदी के तट पर है। यहाँ गढ़ में मेला लगता है, वो होती है यहाँ भीड़। ठीक है। तो यहीं पे पहली महिला टीम को तैनात किया गया। सभी राज्यों को एनडीआरएफ की तर्ज पर अपना एसडीआरएफ गठित करने का निर्देश दिया जाता है, किसके द्वारा? एनडीएमए के द्वारा। एसडीआरएफ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राज्य के भीतर आपदा के दौरान तत्काल और त्वरित प्रतिक्रिया देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश राज्यों में एसडीआरएफ का गठन किस जवानों को प्रशिक्षित करके किया जाता है? तो राज्य पुलिस, पीएसी और होमगार्ड्स के जवानों को प्रशिक्षित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में यूपी एसडीआरएफ का गठन कब हुआ? 2016 में, 10 साल बाद एनडीआरएफ के गठन के बाद। ठीक है। अब देख लेते हैं यूपी एसडीआरएफ का मुख्यालय कहाँ है? ये लखनऊ में है। और आपदा के दौरान एनडीआरएफ के पहुंचने से पहले फर्स्ट रेस्पॉन्ड का कार्य कौन करता है? तो वो करता है एसडीआरएफ दल। एसडीआरएफ के जवानों को मुख्य रूप से कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? तो बाढ़ बचाव, इमारत ढहने में खोजबीन और फर्स्ट मेडिकल एड आदि परीक्षण दिया जाता है। एसडीआरएफ की आधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिए किस निधि का प्रयोग किया जाता है? तो वह क्षमता निर्माण निधि, कैपेसिटी बिल्डिंग फंड। कुंभ मेला कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा किसे तैनात किया जाता है? तो वो होती है एसडीआरएफ की टीम। एसडीआरएफ का परिचालन नियंत्रण किसके पास होता है? तो होता है राज्य के जीडीपी या राहत आयुक्त के पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कूलों और स्थानीय लोगों में जागरूकता अभियान चलाने में कौन सा बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो है एसडीआरएफ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम कहाँ है? नई दिल्ली में है। एनआईडीएम का मुख्य कार्य क्या है? आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण और अनुसंधान करना। एनआईडीएम का मूल गठन कब हुआ? 1995 में। इसे किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र। एनआईडीएम के रूप में कब पुनर्गठित किया गया इसे? तो 2003 में, 2005 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। तो पुनर्गठित किया गया था 2003 में, दर्जा दिया संवैधानिक 2005 में। एनआईडीएम के पदेन अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति भारत सरकार किन अधिकारियों की समिति है? वह सेक्रेटरी सचिव स्तर के अधिकारी रहते हैं इसमें। एनएससी का पद अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह सचिव। ठीक है। होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी। अब देख लेते हैं हम 80 क्वेश्चन पे आ गए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना। परमाणु जैविक रासायनिक आपदाओं की सुरक्षा उपकरण कौन विकसित करता है? तो डीआरडीओ। ठीक है। डीआरडीओ इनके जो सुरक्षा उपकरण हैं उनको विकसित करते हैं। अंतरिक्ष आधारित प्रणाली से बाढ़ और बानाग्नि की मॉनिटरिंग कौन करता है? होता है इसरो करता है। आपदा प्रबंधन में अंतिम विकल्प के रूप में राहत कार्य में मदद कौन करता है? वो है सशस्त्र बल, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। ठीक है। समुदाय स्तर पर प्राथमिक आपदा प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित किया जाता है किसे? एनसीसी और एनएसएस के स्वयं सेवकों। ठीक है। स्थानीय स्तर पर ट्रैफिक और आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन सहायक है? वो हमारा नागरिक सुरक्षा संगठन है, जैसे सिविल डिफेंस और होमगार्ड आदि। भारत में नदियों में बाढ़ पूर्वानुमान लगाने वाली शीर्ष तकनीक संस्था कौन सी है? तो वो है केंद्रीय जल आयोग, CWC बोलते हैं जिसे हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय रणनीति कौन सी है? तो वो है योकोहामा रणनीति, जो कि 1994 में आई थी। ठीक। चलिए आगे देखते हैं, फ्रेमवर्क आपदा जोखिम न्यूनीकरण और वैश्विक समझौते। तो 1994 में योकोहामा रणनीति
स्ट्रेटेजी, जो कि प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय रणनीति थी। फिर देखते हैं 2005 और 2015 में होग्यो फ्रेमवर्क, ठीक है। यह एक दशक का वैश्विक ब्लूप्रिंट है, जो कि 2005 से 2015 के बीच में है। अब देख लें 2015 से 2030 के लिए। यह है सेंडाई फ्रेमवर्क, ये जापान के सेंडाई शहर में अपनाया गया, जो कि ऐतिहासिक और वर्तमान समझौता है, ठीक है। वर्तमान में यही चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क किस अवधि के लिए लागू किया गया। तो सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 30 तक के लिए लागू किया गया है। सेंडाई फ्रेमवर्क को किस सम्मेलन में अपनाया गया, तो वह तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था 2015 में जापान में, ठीक है। सेंडाई फ्रेमवर्क से पहले कौन सा फ्रेमवर्क लागू था, सेंडाई से पहले होग्यो फ्रेमवर्क था, जो कि 2005 से 2015 तक चला। फिर आते हैं आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए संगठन की शुरुआत किसने की, तो वह भारत के प्रधानमंत्री 2019 में की थी जिन्होंने। फिर है CDRI का मुख्यालय कहाँ है, ये सचिवालय, ये नई दिल्ली भारत में है। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है, ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूर, आपदा न्यूनीकरण जोखिम दिवस। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतिम, सुनामी की पूर्व चेतावनी और समन्वय प्रणाली के लिए वैश्विक समन्वय कौन करता है, तो वह यूनेस्को का IOC अंतर्राष्ट्रीय सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग। जलवायु प्रेरित आपदाओं को जोखिम को कम करने के लिए कौन सा वैश्विक समझौता मदद करता है, वह पेरिस समझौता। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र, सार्क DMC की स्थापना भारत में कहाँ की गई, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र मुख्य कार्य क्या है, यह दक्षिण एशियाई देशों के बीच तकनीकी समन्वय स्थापित करना। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन अधिनियम में कुल कितनी धारा है, तो 79 धारा, अभी हमने पीछे पढ़ी थी। और अध्याय कितने, 11 अध्याय। NDMA, SDMA और DDMA की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो वह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। राज्य आपदा समन्वय परियोजना क्रियान्वयन की निगरानी कौन करता है, SDMA करता है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को यूपी लेखपाल की परीक्षा के लिए। आपदा प्रबंधन का संपूर्ण साल हमने पढ़ लिया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसी तरह के वीडियो आगे आते रहेंगे।